the current emerging challenge of Indian economy is unemployment. आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसी चीज के बारे में पूरा डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं और इसी का ये एक पार्ट है। अब सबसे पहली चीज जो कि आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। आप अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं? सो बच्चों, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे द पर्सन इज willing to work, he is able to work at the given wage rate, but the problem is that he is not getting the work. मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो काम करने का इच्छुक है, ठीक है, जो भी वेज रेट जो भी वेजेस उन्हें दी जा रही हैं उस वेजेस पे वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उनके लिए यहाँ इस इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं है, ठीक है। सो इसी सिचुएशन को अपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। ओके, so unemployment refers to a situation when people are willing to work, जब लोग काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, at the existing wage rate, जो भी wage rate उनको दी जा रही है उस wage rate पे वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, and are able to work but are not getting the work। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, और इसी सिचुएशन को अपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। अब देखो, समझने वाला तो ये भी अच्छे से समझ सकता है कि जो बेरोजगारी होती है वो शहरों में भी होती है और गांव में भी होती है, यानी कि रूरल एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ऑल्दो इन दोनों ही जगहों पे जो बेरोजगारी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो एक लास्ट का जो यहाँ पे निकल के आता है, जो कहते हैं ना अपन, जो एक क्रक्स निकल के आता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का क्रक्स क्या होता है बच्चों? हमेशा पॉवर्टी, ओके, गरीबी। तो इस जो भी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अपन रूरल एरियाज पे भी फोकस करेंगे और साथ ही साथ में अपन अर्बन एरियाज पे भी फोकस करेंगे कि भाई रूरल एरियाज में कौन कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है, अर्बन एरियाज में कौन कौन सी देखी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में ना मैं एक चार्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसके थ्रू आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में भी देखने को मिलता है और अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलता है। अब रूरल एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या होता है ये अपन डेफिनेटली आगे पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये किसका पार्ट है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। अब आ जाओ जरा अर्बन एरियाज पे। सो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये चारों तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपन इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डोमिनेटेड बाय डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके दोनों पार्ट्स हैं ये, ऑलराइट। तो सबसे पहले अपन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को अपन ने पहले कभी समझा नहीं है, इसके बारे में अपन ने पहले कभी बात नहीं करी है। डेफिनेटली अपन ने इसको बहुत अच्छे से समझा है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको आप लोगों को बहुत बार समझाया है, लेकिन फिर भी ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है तो उनका ये रिविजन हो जाएगा, ऑलराइट। सो ये बहुत ही आसान सा ये एक सिचुएशन है और काफी बार ये देखने वाली सिचुएशन होती है। हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। देखो, सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required to a company। देखो, एक जॉब में जितने लोगों की जरूरत है, अगर उस जॉब में उन लोगों के अलावा और भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उस जॉब के अंदर, तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम जानते हैं। अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, वापस से समझाती हूँ। देखो, सपोज करो कि कोई फील्ड है, ठीक है, और उस फील्ड पे कल्टीवेशन के लिए सिर्फ मात्र 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब अगर 5 लोगों को छोड़ करके अगर 2-3 लोग और आ जाएं उस फील्ड पे काम करने के लिए, तो ये यहाँ पे ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके होने या ना होने से उस फील्ड के काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब ये 3 लोग नहीं भी थे तब भी ये 5 लोग मिलकर के अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे थे, अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, अपना आउटपुट यहाँ पे निकाल रहे थे। जैसे ही ये 3 लोग आए हैं,
उनके इनके आने के बाद में भी ये लोग इतना ही कल्टीवेशन कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, इतना ही आउटपुट निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनके आने का क्या यहाँ पे कोई सेंस रहा? बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं रहा। हो सकता है अगर इन 3 लोगों को कहीं दूसरी जगह पे काम दिया होता तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा अपनी प्रोडक्टिविटी शो करते, है ना? हो सकता है वहाँ पे अपने आउटपुट को ये बढ़ा पाते। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके मतलब इनके आने को, इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ 5 के अलावा 3 लोग और जुड़े हैं, मतलब 8 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है? कि रियलिटी तो यही है कि ये 5 लोग मिलकर के भी इतना काम कर सकते थे। ये 3 जो ऐड हुए हैं, इनके होने या ना होने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तो ये इनको हम बेसिकली इनको हम अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो देखने में तो ये ऑफ कोर्स एम्प्लॉयड हैं, भई फार्म पे काम कर रहे हैं, इनको सैलरी मिलती होगी या जो कुछ भी है। या फिर अक्सर ये गाँव में देखने को मिलता है, क्योंकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करें तो गाँव में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनकी ज़मीन होती है ना, उनके सभी जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सब उसी ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है? कल्टीवेशन करते हैं अपने घर की ज़मीन पे सब। अगर सोचो अगर 5 लोगों के काम करने से वो काम हो रहा है तो बाकी मेंबर्स जो घर के हैं वो इसमें क्यों लगे हुए हैं? वो कहीं दूसरी जगह जाकर के शहरों में जाके इंडस्ट्रीज़ में काम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं या किसी दूसरे फार्म पे जाकर के काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, चाहे इन परिवार में कितने भी लोग हों, वो सब उसी ज़मीन पे काम करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब मुझे लगता है थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस इस डेफिनिशन को मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ और एक एग्जांपल है उसके थ्रू भी मैं आपको आसानी से इसको समझा देती हूँ, ऑलराइट? सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accompany it, ठीक है? तो जब ज्यादा लोग एंगेज हैं उस काम में जितनों की जरूरत है उससे, तो इसको अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ इफ सम ऑफ देम आर विथड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब, अब जैसे 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, 3 लोगों को हमने इसमें ऐड कर लिया। अगर इन 3 लोगों को हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, इफ सम ऑफ देम आर विथड्रॉन फ्रॉम द जॉब टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। तो जैसे ये 5 लोग मिलकर के सपोज करो कि 100 केजीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है? 3 लोग और इसमें जुड़ गए तो ये अब 8 लोग मिलकर के भी कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 100 केजीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन 3 लोगों को हटा देती हूँ तब भी अगर ये 100 केजी का ही प्रोडक्शन हो रहा है तो ये तो यही कहने मतलब इस चीज से तो हमें यही दिखता है ना कि ये जो 3 ऐड हुए तो ये तो किसी काम के नहीं थे, है ना? ये तो बस ठीक है इनके परिवार मतलब इनके फैमिली का फार्म है तो इसलिए ये इसमें ऐड हो गए, है ना? लेकिन इनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा, ना प्रोडक्शन कम हो रहा है ना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ओके, सो इसको अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हम मानते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल देख लो। So if just 2 persons are required to cultivate a farm measuring 1 hectare, अब सपोज करो कि 1 हेक्टर यहाँ पे ये लैंड है, ठीक है? अब इस 1 हेक्टर लैंड पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है काम करने की, ठीक है? ये 1 और ये 2। So if 2 persons are required to cultivate a farm measuring 1 hectare, but actually 5 persons are engaged in here, लेकिन 2 लोगों के बजाय यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये जो 3 है ना इनको मैं ब्लू पेन से कर देती हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है? तो 2 लोग यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, ऑलराइट? देन 3 persons are disguised unemployed, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो 3 लोग हैं ये कैसे हैं? ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अगर इनको यहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह इनको लगाया जाए तो हो सकता है कि वहां पे ये प्रोडक्शन इंक्रीज करें। ऑलराइट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर इस तरीके की जो ये बेरोजगारी है सबसे ज्यादा देखी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जब अपन बात करते हैं तो मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं उनके खुद के परिवार की मतलब उनके खुद की जमीन होती है, सभी परिवार के लोग उसी में काम करते हैं। चाहे उस जमीन छोटी सी हो, उसमें 4 लोग काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर परिवार में 8 लोग हैं तो 8 लोग उस जमीन पे काम करेंगे,
ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही इसको अपन पार्ट मान के चलते हैं। चलिए, द प्रिंसिपल कॉजेज आर एज अंडर। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं, ठीक है, तो इसके कॉजेज क्या क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। सो ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, फार्मिंग फैमिलीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन अ फैमिली लैंड। देखो, जॉइंट फैमिली जहाँ पे होती है ना गांव में, तो वो अपनी जो फैमिली फार्म होता है, उनका जो फैमिली लैंड होता है, उसी पे वो सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स आर एक्सीड्स द रिक्वायर्ड नंबर। अब इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स की जितनी जरूरत है, जैसे 4 लोगों की जरूरत है लेकिन काम 8 लोग कर रहे हैं, तो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली साइज। अगर 1 हेक्टर जमीन है तो 2 लोग इसको आधा आधा करके काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें 3 लोग और ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो साइज है, साइज ऑफ वर्क है, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम को ऐसे करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं, 2 लोग भी तो आसानी से कर ही पा रहे थे, लेकिन इस काम को जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उतना उसको डिवाइड कर देंगे और उतना ज्यादा काम श्रिंक हो जाएगा। सो पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली साइज, implying greater possibility of disguised unemployment। तो इसी को ही अपन, मतलब इससे हम ये समझते हैं कि इस जब अगर इस तरीके का काम होगा तो इससे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी गुना बढ़ जाएगा। ओके, lack of job opportunities outside agriculture compels the people to work on a family farms। अब देखो, एग्रीकल्चर से बाहर अगर इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले तो हो सकता है कि अपने परिवार की जो जमीन है उस पर ना काम करें, या इनको लगे कि यार हमारी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि हम शहर में जाकर के जॉब ढूंढें, वहां पे हम किसी और फील्ड में काम करें। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि भाई एग्रीकल्चर से बाहर कि कोई भी दुनिया नहीं है। इनफैक्ट दुनिया से मतलब है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती है वो अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये उसी काम में लगे हुए रहते हैं। सो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपेल्स द पीपल टू वर्क ऑन देयर फैमिली फार्म्स। इट फर्दर इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे जो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये और ज्यादा बढ़ता है। डन। चलिए, अब अपन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो सेकंड काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है सीजनल, ठीक है, यानी कि जो सीजन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, दैट इज व्हाट यू कॉल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो अदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। अब देखो, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज में मोस्टली एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए होते हैं, और एग्रीकल्चर कैसे होता है, सीजनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को लिंक करके चलिए। एग्रीकल्चर सीजनल होता है तो जिस सीजन में जिस भी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है उस दौरान वहां पे लोगों को काम होता है। जैसे ही उस क्रॉप का सीजन खत्म होता है लोगों के पास में काम की कमी हो जाती है, ठीक है, और फिर वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से वो सीजन आता है, फिर उन लोगों के लिए काम आता है, जैसे ही वो सीजन खत्म होता है वो वापस अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग ऑफ सीजन often the farm workers are out of the job, they have no work to do। जब ऑफ सीजन होता है तो जो भी फार्म वर्कर्स होते हैं उनके पास में किसी भी तरीके का काम नहीं होता है करने के लिए, तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। The volume of seasonal unemployment depends upon the conditions and method of cultivation in different states। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ये किस पे डिपेंड करते हैं भाई, स्टेट वाइज होगा सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे, कि किस तरीके से कल्टीवेट किया जा रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग हो रही है या फिर सीजनल फार्मिंग हो रही है, किस तरीके से फार्मिंग हो रही है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, इन डिफरेंट स्टेट्स इट इज एस्टिमेटेड दैट अ फार्मर हु ग्रोज वन क्रॉप इन अ ईयर यूजुअली रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर 5 to 7 months। अगर कोई फार्मर ऐसा है जो कि साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन करता है तो वो 5-7 वो उस क्रॉप के कल्टीवेशन के अलावा 5-7 महीने क्या रहता है, बेरोजगार रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। ऑलराइट, in rural areas beside agriculture there are many other seasonal activities like sugarcane crushing, brick mills, etc। workers engaged in these activities remain occupied for a few months in a year। अब देखो क्या होता है कि रूरल एरियाज में इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, जैसा यहाँ पे आपको बताया है। तो कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि जब उनको फार्म पे काम मिलता है तो वो फार्म पे करते हैं, वरना इन सभी कामों में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, तो उनके पास में कुछ और महीने काम मिल जाता है।
ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। बाकी जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो बेरोजगार रहते हैं। भाई 3-4 महीने वो कल्टीवेशन कर लेते हैं, कुछ महीने वो ऐसे शुगर केन फार्म में या फिर जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं वहां पे काम कर लिया, तो इनके कुल मिलाकर के 5-7 महीने निकल जाते होंगे, 6-8 महीने निकल जाते होंगे। लेकिन फिर 3-4 महीने जो होते हैं वो इनके बेरोजगारी में कटते हैं। फिर नेक्स्ट वापस जो ईयर आता है उसके अंदर जो सीजन जो क्रॉप होता है, सीजनल क्रॉप होती है, उसके अंदर वो काम करते हैं। फिर इसी तरीके का इनको रोटेशन चलता है। ओके, चलो तो यहाँ पे आई होप कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने इसके अंदर बात करी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, और फिर अपन ने बात करी यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सो इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो अर्बन एरियाज में जनरली क्या होता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो खुद को कहाँ रजिस्टर कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। Therefore, urban unemployment is more like open unemployment। तो ये चीज हम मान चुके हैं कि भाई अर्बन एरियाज के अंदर अगर कोई बेरोजगार है तो वो बिल्कुल ठोक पीट के बोलता है कि हाँ भाई मेरे पास में काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि उसने खुद को कहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसने खुद को रजिस्टर कर रखा है। लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता है। मतलब देखने में आपको लगेगा कि हाँ वो एम्प्लॉयड है, लेकिन जनरली एक्चुअल में वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, सो अनलाइक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। Now, between 1961 and 2016, the number of unemployed registered in employment exchange has increased more than 13-fold. सो 1961 से 2016 का ये डेटा बता रहा है कि कितने लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर किया है जो कि अनएम्प्लॉयड है। In 1961, there was 32 lakh registered unemployed. In 2016, the number rose up to 435 lakh. Unemployment in urban sector is placed in two broad categories. अब आपको पता है कि अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर दूसरा अपन ने क्या देखना है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? So it includes those illiterate person who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activities. The principal causes of industrial unemployment are as under. देखो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सभी इलिटरेट लोग आ जाते हैं जो कि कौन किस किस जगह पे काम करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, माइनिंग के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो इतने ज्यादा पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज के अंदर, जरूरी तो नहीं है कि सब पढ़े लिखे हों, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज से, क्योंकि रूरल एरियाज में उनके पास में काम की कमी है। तो जब इतने ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं तो वहां पे सोचो कि पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना कि सबको काम मिले। तो जो लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आए हैं, माइनिंग के अंदर काम करने के लिए आए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर काम करने के लिए आए हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सबको काम मिले। भाई जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 10 लोगों को ही तो काम मिलेगा, 100 लोगों को तो मिल नहीं सकता। तो ये जो 90 लोग हैं ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। और ये लोग किसके अंदर काउंट होते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में ये लोग काउंट होते हैं। तो इसके पीछे के कॉजेस क्या क्या है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे के कारण क्या क्या है? सबसे पहले तो रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। सो राइज इन पॉपुलेशन लेड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ लेबर। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो लेबर सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रेंट हो चुकी हैं। owing to the concentration of industries in urban areas, there is growing tendency among rural people to migrate to urban areas in the search of jobs। तो हमें पता है कि भाई अर्बन एरियाज के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो कॉन्स्ट्रेंट हो गई, मतलब वो सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही रह गई हैं इंडस्ट्रीज, वो कहीं और माइग्रेट नहीं करती हैं। यानी कि रूरल एरियाज में किसी भी तरीके की इंडस्ट्रीज आप कभी नहीं देखोगे, या फिर किसी भी बैकवर्ड रीजन के अंदर आप किसी भी इंडस्ट्री को नहीं देखोगे। मोस्टली इंडस्ट्रीज आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, अर्बन एरियाज के अंदर। तो क्योंकि इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज के अंदर हैं तो मोस्टली जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं वो कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। ओके, सो यही चीज यहाँ पे बताई है। बट द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज नॉट बीन सो सिग्निफिकेंट एज टू ऑफर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द माइग्रेंट्स
तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई है कि जितने लोग आते हैं वो सबको काम दे दे। समझ रहे हो? इंडस्ट्रीज देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि इंडस्ट्रीज ने खुद को कॉन्स्ट्रेंट कहाँ तक कर रखा है, सिर्फ अर्बन एरियाज तक कर रखा है। दूसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्रीज के पास में इतना मतलब इतना वो नहीं है कि वो जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं उन सबको काम दे दे। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंट मतलब इसका रिजल्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो रिजल्ट है वो यही है कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रूरल एरिया से भी लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। ओके, इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा, तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोस्टली अर्बन एरियाज के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब लेबर इंटेंसिव नहीं रही, वो अब कैपिटल इंटेंसिव हो चुकी है। नई नई टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों से जो हमारे मतलब हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जब जाती है तो उस टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। तो जो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की वो दो तरीके की होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। एक होती है लेबर इंटेंसिव और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो जब लेबर इंटेंसिव रही ही नहीं, जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो चुकी है तो वहाँ पे लेबर की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अर्बन एरिया के तो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कौन है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, प्लस रूरल एरियाज के अनएम्प्लॉयड लोग हैं, काम सिर्फ 10 लोगों को मिलेगा। तो ये जो बाकी लोग बेरोजगार हैं ये क्या बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। ओके, So industries in India were relying more on labor saving है ये, जहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, Western technology. This limits the labor absorption capacity of industrial sector despite its expansion over time. This further compounds the problem of industrial unemployment. तो ये यही बोल रहा है, ये जो पॉइंट है वो यही बोल रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, हम लेबर सेविंग मोड के अंदर हैं, यानी कि हमें लेबर की जरूरत नहीं है। तो चाहे इंडस्ट्रीज कितनी भी एक्सपेंड हो, ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट करेगी, लेबर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होती जा रही हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है ना, जो लेबर है यहाँ पे, लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जो ये इससे पहले तो अपन ने इलिटरेट्स की बात कर ली, ठीक है, जो अनपढ़ होते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं पढ़े लिखों की। तो देखो, शहरों के अंदर बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास में अच्छी खासी डिग्रीज होती हैं, सब होता है, लेकिन उनके पास में जॉब नहीं होती है। तो दोज काइंड ऑफ पीपल आर counted in educated unemployment. So in India, the problem of unemployment among the educated people is also quite grave. It is a problem spread across all the parts of a country and poses a serious threat to the social peace and harmony. तो जब अनपढ़ लोगों को जब काउंट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वो दिखती सी बात है, वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, अनपढ़ लोगों के लिए आज के टाइम में तो एक्सपोजर नहीं है, तो अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो भाई एक रीजन की वजह से है। लेकिन जो थ्रेट है, जो सबसे ज्यादा भयानक चीज है, वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी काम नहीं है। एंड दिस इज द मोस्ट सीरियस थिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू, ओके, विच इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनके पास में काम नहीं है। ओके, प्रिंसिपल फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर एज दीज। अब इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। तो देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे लोग पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन होते जा रहे हैं। वी नो दिस वेरी वेल। बहुत से लोग पढ़ाई के अंदर खुद को डिवोट करते जा रहे हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं पढ़ाई की तरफ। तो यही चीज बोला है कि नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज। जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये डिग्री ओरिएंटेड है। मतलब आप इतना पढ़ लो, आपको जॉब
मिले ना मिले वो आपके ऊपर है, हम आपको डिग्री दे देंगे, हम आपको डिग्री लाने तक के लिए हम आपको केपेबल कर देंगे, आगे जॉब कैसे लेनी है ये आपके ऊपर है। तो यही चीज बोलिए कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, दैट इज जस्ट डिग्री ओरिएंटेड। ओके, it is largely degree oriented, consequently degree holders often fail to find jobs। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि क्योंकि ये डिग्री ओरिएंटेड है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन जॉब नहीं है। So increase in employment opportunities has significantly lagged behind the increase in the size of education labor force। तो देखो यहाँ पे जो दो चीजें हैं, एक तो है employment opportunities, ठीक है, so employment opportunities versus साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स, ठीक है, पढ़े लिखी लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही कम है और जो साइज ऑफ लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज टेंडेड टू स्वेल। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, इनकी जो नंबर है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। नाउ कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो देखो दो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपन ने ऐसे देख लिए जो कि सेपरेट थे बिल्कुल, कुछ तो रूरल एरियाज के अंदर थे और कुछ अर्बन एरियाज के अंदर थे। अब कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अपन देखने वाले हैं, कुछ ऐसी बेरोजगारी अपन देखने वाले हैं जो कि जनरली दोनों एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So in India, following type of unemployment are found both in the urban as well as in rural areas. Open unemployment, ठीक है, structural unemployment, underemployment, frictional unemployment and cyclical unemployment। अब इनका सबको अपन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो आपसे ना एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, सेपरेट भी पूछ लिया जाता है, कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो कॉमन में ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। ओके, एक एक करके अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को। So, open unemployment occurs when a worker is willing to work and has necessary ability to work yet does not get a work। Open unemployment क्या है कि जब कोई वर्कर काम करने के बिल्कुल इच्छुक है और वो काम करना भी चाहता है, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट ही डज नॉट हैव द वर्क, उसके पास में काम नहीं है करने के लिए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। ओके, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, वो पूरे टाइम के लिए बेरोजगार है। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और वो टोटली दूसरे लोगों पे डिपेंड है अपने खर्चों के लिए, अपनी फैमिली के दूसरे लोगों पे वो डिपेंड है अपने खर्चों के लिए, ठीक है। This type of unemployment is usually found among agricultural laborers। अब इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है वो यूजुअली किस किस के बीच में फाइंड आउट होती है, तो एग्रीकल्चरल लेबर्स, एजुकेटेड पर्सन एंड दोज हु कम फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स। और कुछ ऐसे लोग जो कि गांव से शहरों की तरफ आते हैं जॉब को ढूंढने के लिए, ओके, इन सर्च ऑफ जॉब बट फेल टू गेट वर्क, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी। जब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है तब बहुत से लोगों की जब नौकरियां चली जाती है तो वो इसके अंडर में आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। अब स्ट्रक्चर दो तरीके से चेंज हो सकता है हमारी इकोनॉमी का। पहले तो टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे अभी अपन ने बात करी थी जब अपन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि भाई इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, लेकिन लेबर सेविंग होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करती जा रही है। तो स्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का चेंज कब होगा, जब या तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए, हमने को बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ गए जहां पे लेबर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजी हम लेके आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी का भी एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज है। So as a result, which of old technocrats are no longer needed? They are rendered unemployed। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, चेंज इन पैटर्न। तो चेंज इन पैटर्न यानी कि डिमांड पैटर्न हो गया, उसका सप्लाई पैटर्न हो गया हमारे इकोनॉमी के अंदर। सो चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ विच सर्टेन इंडस्ट्रीज आर डोज डाउन एंड द वर्कर्स आर थ्रोन आउट। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स को एक पॉइंट के बाद में हम डिमांड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी ऐसी चॉकलेट्स थी जो कि हम एक टाइम पे बहुत पसंद किया करते, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनको खाना छोड़ दिया। तो उन चॉकलेट्स की जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से
क्या हो गई, बंद हो गई, शट डाउन हो गई। अब जब उस इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्रीज ही जब शट डाउन हो गई वो सारी की सारी, तो उसमें काम करने वाले जितने भी लेबर हैं वो सब भी अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर अपन क्या देखते हैं, जब हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज दो तरीके से आता है, या तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो जाए या फिर पैटर्न के अंदर चेंज हो, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जब कम हो जाए या खत्म हो जाए। ओके, a less developed country like India encounters significant structure change in the process of growth। और इंडिया के अंदर जो ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम क्या है, हम लेस डेवलप्ड हैं और हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की रास्ते पे चलने लगे हैं। अब क्योंकि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलने लगे हैं तो हम नई टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे हैं, हम नई नई चीजों को हमारे देश में लेके आने लगे हैं। तो जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजों को हमारे देश में लेके आने लगे तो बहुत सी पुरानी चीजें हमारे आगे से खत्म होने लगी हैं, जो कि जिनसे बहुत से लोगों की घर चलते थे, जिनसे बहुत से लोगों के पास में नौकरियां थी, अब वो चीजें खत्म होने लगी हैं। ओके, hence a high degree of structural unemployment exists both in the rural and urban areas। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो दोनों जगह देखने को मिलता है, रूरल एरियाज as well as in urban areas too। ओके, चलिए फिर अपन बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। सो इट इज अ सिचुएशन इन विच वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। अब ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोगों के पास में काम तो होता है लेकिन वो पार्ट टाइम काम होता है, थोड़े कुछ ही घंटों के लिए काम होता है, फुल टाइम जॉब नहीं होता है। इसको अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से हम जानते हैं। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। तो यहाँ पे जैसे अपन मान के चलते हैं ना कि भाई एक बंदा 8 घंटे अगर काम कर रहा है या 6 घंटे काम कर रहा है तो उसको हम एम्प्लॉयड काउंट करते हैं। लेकिन अगर कोई 2 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है, फुल टाइम उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड के अंदर काउंट हो रहा है। या फिर पूरे साल के अंदर सिर्फ कुछ ही महीने उसको काम मिल रहा है, बाकी महीनों के अंदर उसके पास में काम नहीं है, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। ओके, according to National Sample Survey, a person is categorized as extremely underemployed if he works only up to 28 hours a week। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 28 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहा है तो उसको अपन किसके अंदर काउंट करेंगे, एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड के अंदर काउंट करेंगे। इफ अ पर्सन वर्क्स बिटवीन 29 to 42 आवर्स पर वीक, मतलब हर हफ्ते अगर वो 29 से 42 आवर्स तक काम कर रहा है हफ्ते के अंदर, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में काउंट करते हैं, लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको अपन काउंट करते हैं। ओके, सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू काइंड्स। तो यहाँ पे जो अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं ये दो तरीके का होता है, एक होता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है यहाँ पे इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। जो भी स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क है, जैसे सपोज 8 आवर्स जिनको अपन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क मान के चलते हैं, अगर उससे कम कोई काम कर रहा है, ओके, for example in India a person normally works for 8 hours, if he finds a job only for 4 hours a day he will be deemed as visible underemployed। तो उसको अपन ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई अगर व्यक्ति है तो उसको अपन कैसे, मतलब कैसे उसको अपन बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे visible underemployed। ओके, चलो इनविजिबल अंडरएम्प्लॉयड कैसा है, सो इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज। तो जो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है वो फुल टाइम वर्क कर रहा है लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, दस इफ एन MA डिग्री होल्डर हैज टू वर्क एज अ प्योन ही विल बी कॉल्ड एज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छी डिग्री लेकर के अगर कोई बंदा पियोन का वर्क कर रहा है, ओके, तो उसको अपन यहाँ पे इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड के नाम से जानेंगे। ओके, चलो फिर अगले तरीके का जो अपन का कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट अकर्स ड्यू टू So it occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupations। So देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब लेबर एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब पे स्विच करता है, ठीक है, एक काम से दूसरे काम पे जाता है, तो बीच का वो जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, सो वन विशेस टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मे रिमेन और मे इवन प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। तो ये जो प्रोसेस होता है जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करता है, तो बीच का ये जो टाइम होता है जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसको अपन किसके अंदर काउंट करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में इसको अपन काउंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वर्किंग लेडीज गेटिंग मैरिड मे डिसाइड टू रिमेन आउट ऑफ जॉब फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ।
जैसे जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जब उनकी शादी वादी होती है तो फिर वो ये डिसाइड करती है कि भाई कुछ टाइम हम काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो अनएम्प्लॉयड होती हैं तो उसको अपन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इट अकर्स ओइंग टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। अब देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर जब ये साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे रिसेशन आ जाना, ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत से लोगों की जॉब उनके हाथों से चली जाती है, और उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के अंदर जो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको अपन कंसिडर करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में। सो फेजेस ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो हमारी मार्केट इकोनॉमी के अंदर यही सारी चीजें होती हैं, बूम होता है, रिसेशन होता है, फिर यहाँ पे अपन डिप्रेशन होता है, रिकवरी फेज आता है। ओके, सो बूम रिलेट्स टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बूम के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एंड अकॉर्डिंगली हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उस टाइम पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलती है। रिसेशन एक ऐसा फेज होता है जहां पे जो जैसे जो भी फंड्स होते हैं, जो भी लोन्स होते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब उस दौरान। सो बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ स्लो डाउन इन द प्रोडक्शन। तो क्योंकि लोन नहीं मिलता है प्रोड्यूसर्स को, है ना, तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बहुत से लोगों की जॉब छूट जाती है। ओके, एंड कट ऑफ इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब डिप्रेशन कौन सा फेज होता है? इट इज अ फेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइंस। अब ये डिप्रेशन वो फेज होता है जब टोटल डिमांड जो होती है मार्केट के अंदर वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? प्रोडक्शन पे पड़ता है। सो ट्रिगरिंग अ कट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट पड़ने का मतलब क्या है कि आउटपुट, जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट पे जो इफेक्ट होता है वो भी पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो जाती है। जिनके पास में काम होता है उनके हाथ से काम यहाँ पे निकल जाता है। ओके, रिकवरी। फिर अपन यहाँ पे फोर्थ फेज की बात करते हैं, विच इज अ रिकवरी फेज। सो व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स पिकिंग अप। अब इसके अंदर क्या होता है, रिकवरी वापस से वो स्टेज होती है जहाँ पे जो इकोनॉमी है हमारी वापस वो ऊपर चढ़ना शुरू करती है। आउटपुट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे आउटपुट बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो लोगों को वापस से नौकरियां मिलती है। ठीक है, include through several fiscal and monetary measures, employment opportunities begin to rise। यहाँ पे इस फेज के अंदर employment opportunities बढ़ना शुरू कर देती हैं। ओके, नाउ अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कॉजेस क्या क्या है। इतनी जो बेरोजगारी, इतनी तरीके की अपने बेरोजगारी बढ़ी अपने इंडिया के अंदर, अब इस इतनी ज्यादा बेरोजगारी के पीछे के कारण क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है। So Indian economy is underdeveloped and the rate of growth is very slow। देखो हमारी जो इकोनॉमी है ये कैसी है, ये अंडर डेवलप्ड है। ओके, ये हमें पता है, और यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। स्लो ग्रोथ रेट फेल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर राइजिंग लेबर फोर्स। अब जब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो होगी तो अपॉर्चुनिटीज भी इतनी सी बात है बहुत ज्यादा स्लो होगी, है ना। साइज ऑफ लेबर फोर्स इज मच मोर देन द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो जो साइज ऑफ लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू होम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और जो साइज ऑफ लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यही बात आ जाती है फिर लास्ट में कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा है। ओके, तो कुल मिलाकर के जो सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। सो कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज बीन अ ग्रेव प्रॉब्लम इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बेरोजगारी को बढ़ाता जा रहा है। Despite the completion of 12 5-year plans, the size of unemployment has continued to scale up। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 12 5-year प्लान जब लागू किया था उसके बाद में भी जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर वो अभी तक भी बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, अ सीजनल ऑक्यूपेशन। अब हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को एज अ सीजनल ऑक्यूपेशन देखा जाता है ना। सो एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप्ड इंडिया एंड सो ऑफर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नो डाउट इट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ये हमें पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, करेक्ट। एंड अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन इट।
ओके, बट इट्स सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट प्रोवाइड स्टेबल जॉब्स। लेकिन जो यहाँ का एग्रीकल्चर है वो सीजनल है, तो जब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसे काम में लगी हुई है जो कि सीजनल है, तो सोचो कि कितने ज्यादा मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, है कि नहीं? ओके, फार्मर्स ऑफन रिमेन आइडल फॉर 3 or 4 months इन अ ईयर। मतलब हमारे यहाँ के जो किसान है वो 3-4 महीने तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, मतलब उनके पास में किसी भी तरीके का काम नहीं होता। द साइज ऑफ disguised unemployed इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 15% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 15% पॉपुलेशन तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट अपन जिसके बारे में बात करने वाला है दैट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। सो डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ प्लानिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज कंटिन्यूज टू बी स्कैंट। मतलब चाहे कितनी भी हमने प्लानिंग कर ली लेकिन फिर भी जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा कम है। कवरिंग ओनली अबाउट 44% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया कवर करती है? अराउंड 44% ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया। For want of irrigation, monocropping, only one crop a year becomes a compulsion। अब irrigation की कमी है तो सिर्फ monocropping होती है, mixed farming या फिर multi cropping नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है? monocropping यानी कि सिर्फ एक ही crop का यहाँ पे production किया जाता है। In the absence of multi cropping, opportunities of employment remain limited। अब जहाँ पे multi cropping नहीं होगी वहाँ पे जो opportunities है employment की वो बहुत ही limited होगी। Clear? नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि एक धारणा है कि जॉइंट फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली ही हम लोग ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? लेकिन जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बाहर जाके कमा सकता है, अपनी फैमिली को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकता है, तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में लोगों को बाहर जाने देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के पे क्या होता है कि नहीं, चाहे हम कम खा लेंगे लेकिन परिवार हम हमारा साथ में रखेंगे, ठीक है? तो वो कम खा लेंगे वाली जो सिचुएशन है वो लोगों को बढ़ने नहीं देती है। Okay, so it encourages disguised unemployment. In joint families, there is a high tendency to survive on a joint income without work. तो joint family में क्या होता है कि एक बंदा या दो बंदे कमाने वाले होते हैं और उसी पे पूरा family survive करती है। Joint family system is more prevalent in rural areas। अब ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ देखा जाता है? rural areas के अंदर ये देखा जाता है। Hence a high degree of disguised unemployment in these areas। तो rural areas में इन्हीं चीजों की वजह से disguised unemployment भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Okay? नेक्स्ट इज डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं, है ना? इतनी बढ़ नहीं पाती हैं, तो धीरे 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 वो खत्म ही हो जाती हैं। तो डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम हैज गिवन अ बिग ब्लो टू द पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये आज की बात नहीं है कि भाई जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है, आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड से है। तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड था। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। आज के टाइम में होती हैं लेकिन इतना डेवलप नहीं हो पाती हैं। उस टाइम पे अगर होती हैं और इतना डेवलप हो पाती तो न जाने कितने लोगों को जॉब मिल पाती है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाती। आज भी है लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। इमर्जेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इन प्लेस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज फेल्ड टू यील्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिजायर्ड एक्सटेंट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन पे फोकस किया। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाता तो हर स्मॉल इंडस्ट्री से बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती। अब इनको खत्म करके सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज पे फोकस करने का मतलब ये है कि सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के जॉब को ही यहाँ पे सिक्योर किया गया, बाकी जो लोग थे उनकी जॉब के बारे में यहाँ पे नहीं सोचा गया था। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट इज लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखो जब सेविंग्स लो होंगी तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट की भी कमी होगी, और जब इन्वेस्टमेंट की कमी होगी तो प्रोडक्शन की कमी होगी। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, राइट? सो देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड even the scarce capital has not been optimally used to eradicate the unemployment। देखो कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है और जो जितना कैपिटल है उसको भी ढंग से सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को हम रोक सकें, खत्म कर सकें। बल्क ऑफ कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया गया है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया गया है, वेयर देयर इज अ हाई कैपिटल पर यूनिट ऑफ
लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल रिमेन सिग्निफिकेंटली लो, और पर जो मतलब पर कैपिटल पे जो लेबर है वहां पे वो बिल्कुल कम है, तो कम से कम लेबर को वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है, और क्योंकि कम से कम लेबर वहां पे एम्प्लॉय होती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में जॉब्स नहीं रहती हैं। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अपन ने अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये पढ़ लिया, कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है ये पढ़ लिया, कॉजेस पढ़ लिए, अब अपन इसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, जो रिजल्ट है वो अपन देखेंगे कि बेरोजगारी की वजह से इकोनॉमिकली और सोशली हमारे कंट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, क्या क्या इसका रिजल्ट निकल के आया। तो पहले तो कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस देखेंगे अपन। सो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा लोगों को हम जॉब नहीं दिलवा पा रहे हैं, इतने सारे लोगों के पास में जॉब नहीं है, तो हम ये हमारे लिए खराब है, क्योंकि हम मैन पावर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। सो टू द एक्सटेंट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर नॉन यूटिलाइज्ड, उतना ही मैन पावर हमारा नॉन यूटिलाइज्ड रह जाएगा। ओके, इट अमाउंट्स टू बी अ सोशल वेस्टेज, और ये देखा जाए तो ये एक तरीके का सोशल वेस्टेज भी है। लॉस ऑफ आउटपुट, सो देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड। अब जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतना हम क्या कर रहे हैं, मैन पावर का लॉस फेस कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम मैन पावर का लॉस फेस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम हमारे आउटपुट का भी लॉस फेस कर रहे हैं। यानी कि अगर इस मैन पावर को हम सही जगह इंप्लीमेंट करते तो उतना और ज्यादा आउटपुट हम गेन कर पाते, प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या चीज फेस कर रहे हैं, लॉस ऑफ आउटपुट। ओके, now unemployed person make no contribution to output even they have the potential to do so। अब जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है उस आउटपुट पे, भले ही उनके पास उनके अंदर कितना भी पोटेंशियल है आउटपुट प्रोड्यूस करने का, लेकिन फिर भी उनको कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। राइट, नेक्स्ट इज लो कैपिटल फॉर्मुलेशन, सो लिविंग ओनली एज कंज्यूमर्स, तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ कैसे रह जाते हैं, सिर्फ एज अ कंज्यूमर बन के रह जाते हैं, जो कि सिर्फ कंज्यूम करते हैं, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली एड टू द कंजम्पशन, तो जो लोग बेरोजगार होते हैं वो सिर्फ कंजम्पशन पे भी उनका उनका आप कह सकते हो कि उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर उनका पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। नीदर डू दे अर्न, ना ही वो कमाते हैं, नॉर डू दे सेव, ना ही वो सेविंग करते हैं, और ना ही वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन्स लो, तो यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन जो रेट है वो बहुत ही लो होती है। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज लो प्रोडक्टिविटी। ओके, अब जब इतने ज्यादा मैन पावर हम बिल्कुल वेस्ट कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी, जब आउटपुट इतना कम आएगा तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी बहुत ही लो रहेगी। सो ओइंग टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग लार्जली इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जिसका इम्पैक्ट क्या है, कि जिसका इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा लो है। ओके, आउटपुट पर वर्कर और आउटपुट पर हेक्टर, लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो रेट ऑफ ग्रोथ, तो जितनी ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही लो रेट ऑफ ग्रोथ भी होगी। ओके, चलिए, तो ये तो थे अपने सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोशल कॉन्सिक्वेंस अपन यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इंसान बेरोजगार होगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज्यादा लोअर रहेगी, इम्प्लाइंग अ स्टेट ऑफ परपेचुअल सफरिंग, तो वो एक ऐसे स्टेट में रहेगा जहां पे वो हमेशा सफर करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी, जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर अनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। सो हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो इनइक्वालिटी किस बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के बेसिस पे। इन सच सिचुएशन ग्रोथ डज नॉट अकर विद द सोशल जस्टिस, ऐसी सिचुएशन के अंदर ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ में ग्रो नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट,
तो जब लोगों के पास में नौकरियां नहीं होती, काम धंधे नहीं होते, तो वो गलत रास्ते चलने का डिसीजन ले लेते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी चकारी ये सारे काम करते हैं। सो टेररिज्म मे बी मोटिवेटेड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि टेररिज्म जो है वो मतलब टेररिज्म को मोटिवेशन मिल सकता है। बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ डेस्परेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बाय नो मींस लेस सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, तो जब कोई इंसान बेरोजगार होगा तो उसे पैसे कमाना, मतलब उसको अपना अर्निंग करनी है। अब अगर वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या ऑप्ट करता है, इस तरीके के जो हथकंडे हैं उसको वो ऑप्ट करता है। चलिए नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रगल। सो अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। सो बेरोजगारी क्या करती है, हमारी पूरी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। नाउ अकॉर्डिंगली देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो जब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं तो क्लास वाइज भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। दैट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनरेस्ट। जिससे कि क्या होता है, जो सामाजिक जो ये शांति होती है ना, मतलब वो अशांति में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ना, और लोग ऐसे गलत कामों के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ऐसे कौन कौन से सजेशंस हैं जिनके थ्रू हम बेरोजगारी को इंडिया के अंदर कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पहले यहाँ पे अपन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की जब अपन बात करते हैं, so to increase employment it is essential to increase the production in agriculture and industrial sector। तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है, सबसे पहला सजेशन ये दिया गया है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ। कौन से सेक्टर के अंदर, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो क्या इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके डेवलपमेंट को और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि लोग इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से भी जुड़े और उनको भी काम मिले। Next is foreign trade should be encouraged and production of industries, minerals and plantation should be accelerated. So foreign जो foreign trade होता है उसको हमें encourage करना चाहिए। हमें हमारी domestic economy के साथ साथ में जो दूसरे countries हैं उनके लिए भी हमें production करना चाहिए। और कौन से सेक्टर में, industries के सेक्टर में, minerals, plantation, सभी sectors के अंदर हमें production ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए foreign trading के perspective से। Greater the production, greater is the demand for labor। जितना ज़्यादा production होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी किसकी, लेबर की। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखो तो पहले तो अपन ने क्या किया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा, अब अपन क्या करें, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर के बेसिस पे होती है और प्रोडक्शन ओवरऑल आपका आउटपुट होता है। सो डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो जो डिमांड है लेबर की वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। ठीक है, higher productivity generates higher profits and therefore greater the demand for labor। अगर एक लेबर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी कर पाएगा, तो उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा होगी, तो उसके जैसे न जाने कितने लेबर की डिमांड होगी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो लास्ट में हमको जिस चीज की जरूरत है ना, और साथ में डिमांड भी जो भी है लेबर की वो भी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम होगा। अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइंग एफिशिएंसी फॉर लेबर मस्ट इम्प्रूव। सो प्रोडक्टिविटी पे को मतलब प्रोडक्टिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए लेबर की, उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा हमें फॉर्मुलेट करना चाहिए। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। सो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज। कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है ये बढ़नी चाहिए। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टू सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। और इन्वेस्टमेंट ऐसे एरियाज के अंदर हमें मोस्टली करना चाहिए जहां पे प्रोडक्शन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अगर ऐसे एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें दे पाएगा। ओके, और चलो ठीक है, ऐसे एरियाज में हमें प्रोडक्शन मतलब ऐसे एरियाज में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, जैसे जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो भी हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े। नाउ नोटेबली कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी केप्ट लो। जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो हमें थोड़ा सा लो रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा तो हम ज्यादा लेबर पे फोकस कर पाएंगे। दीज डेज इट इज 4:3। इट मीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स worth ₹1, capital worth ₹4:3 is invested. Okay,
नेक्स्ट इज इफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई, क्योंकि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर हाई होगा देन इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल हैव अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो उससे होगा क्या कि जैसे जैसे हम ज्यादा फोकस किस पे कर पाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन पे कर पाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट पे अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। ये इस पॉइंट में यही चीज बताई है कि दैट इफ कैपिटल रेशियो इज हाई, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर हाई होगा then increase in rate of capital formation will have very less effect on employment. It is therefore essential that along with the increase in the rate of capital formation, तो capital formation को बढ़ाने के साथ साथ में हमें क्या कम करना चाहिए, there should be decrease in capital output ratio. capital output ratio को हमें decrease करना चाहिए और capital formation को हमें बढ़ाना चाहिए. Okay? नेक्स्ट इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके खुद के बिजनेस होते हैं, तो उनको मदद करनी चाहिए। सो अराउंड 52.2% ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, 52.2% लोग जो हैं वो कैसे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इनमें से ज्यादा किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। बिसाइड्स दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन ट्रेड। इसके अलावा वो ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनकी खुद की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा से ये लोग जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक, अब गवर्नमेंट को इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। काय की फैसिलिटीज, इरिगेशन की, बेटर सीड्स की, मेन्योर की, इम्प्लीमेंट्स की, क्रेडिट की, है ना, टू स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स। जो ऐसे छोटे मोटे किसान होते हैं उनको गवर्नमेंट इस तरीके से मदद दे सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन अर्बन एरियाज शुड बी गिवन फैसिलिटीज। और वहीं पे कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि अर्बन एरिया से जुड़े हुए हैं, तो उनको जैसे क्रेडिट की सुविधाएं दे दी, मार्केटिंग की सुविधा दे दी, रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करवा दिया कम अमाउंट में, टेक्निकल ट्रेनिंग उनको दे दी। ओके, तो ये सारी चीजों से गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है उनके खुद के बिजनेस को बढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो देयर इज अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशनल। अब देखो, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बेसिस पे चीज बताया कि एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एजुकेशनल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड for education reforms in the country. Only such student should be admitted to colleges and universities who intend to pursue their studies with some specific objective. सिर्फ उन्हीं बच्चों को colleges में, universities के अंदर admission मिलना चाहिए जिनका खुद का कोई specific objective हो और वो उसी field में work करना चाहते हूँ। Emphasize should be placed on vocational education. ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन पर्सन मस्ट inculcate the spirit of serving in villages in the capacity of teachers, doctors, etc. So जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको, उनके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि भाई मुझे मेरे मतलब जहाँ जिस भी गांव से मैं हूँ या जिस भी शहर से मैं हूँ उसके अंदर मुझे सर्व करना है। अब भले ही मैं गांव से नहीं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज फिट करनी चाहिए कि भाई गाँव में जैसे टीचर्स की सुविधा हो गई, डॉक्टर्स की सुविधा हो गई, तो मतलब इस तरीके से गांव के अंदर अपनी जो सर्विसेज है वो वहां पे सर्व कर सकें। ओके, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में फिट करवानी है। ऑलराइट, सो एम्फसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन। एजुकेटेड पर्सन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मस्ट इनकलकेट टू स्पिरिट, मतलब उनके अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि उनको गांव में सर्व करना है, मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है वहां पे। ओके, qualified engineers be given financial assistance to set up their own business establishments. अब जो qualified engineers वगैरह हैं उनको financial help मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से ताकि वो खुद का कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस कर सकें। The number of institutions providing employment information and guidance should be expanded. अब कुछ ऐसे institutions हैं जो कि information provide करवाते हैं, है ना, guidance देते हैं। अब ये जो institutions है इनका नंबर बढ़ना चाहिए और ज्यादा होने चाहिए। And their activities be coordinated with the employment agencies. और इनकी जो activities है इनको किसके साथ में coordinate करना चाहिए, employment agencies के थ्रू connect करना चाहिए। जैसे कि कोई भी employment opportunity निकल के आए तो ये जो एजेंसीज हैं वो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मतलब पहुंचा पाए कि भाई इस तरीके की जॉब है, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अवेल कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड सूट द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, ये मतलब ये इस बेसिस पे होनी चाहिए कि हम कंट्री को पहले देखें कि कंट्री में किस चीज की जरूरत है, कंट्री में नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है या फिर
जो लेबर है उसको काम पे लगाने की जरूरत है। तो ये इस चीज पे फोकस करने के बाद में ही टेक्निक फाइनल करनी चाहिए। इट इज एसेंशियल दैट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज एनकरेज्ड इन द प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हमें ज्यादा इंकरेज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्विक यील्ड इंडस्ट्रीज बी गिवन प्रेफरेंस, और जो इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाती है, क्विक यील्ड दे पाती है, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए। Next is cooperative industries. So cooperative industries should be encouraged as far as possible. जो cooperative industries होती हैं उनको encourage करना चाहिए जितना हो सके। The government of Kerala setting up a textile mill. जो government है केरला की, वो एक textile mill set up कर रही है, offering employment to 600 persons, जो कि 600 लोगों को काम देगी on cooperative basis is a laudable, यानी कि praiseworthy. In this venture, every unemployed person contributed 500 rupees 500, while the rest of the capital was provided by the government. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्होंने 500 रुपए दिए हैं। बाकी जितना भी फंड है वो किसके थ्रू कलेक्ट किया गया है? गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, सच इनिशिएटिव मस्ट बी इनकरेज। अब इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान्स। अब प्लान्स जो भी बनते हैं, जो भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनते हैं, उनके उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसको हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहिए। सो सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस। ऐसे प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ऐसे प्लान्स को हमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। द प्रोग्राम दैट कैन बेस्ट सर्व दिस एंड आर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि बेस्टली अपना रिजल्ट दे सकते हैं? सबसे पहले तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शंस, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो इनसे जुड़े हुए बहुत से लोग होते हैं, तो जब इन प्रोग्राम्स पे, इन प्रोजेक्ट्स पे जो फोकस किया जाएगा तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलेंगी। ओके, क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुड नॉट बी एनकरेज। अब जो क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इनको एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज दीज प्रोग्राम्स स्टैंड टू स्वॉलो रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे जो रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको स्वॉलो कर लेते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेते हैं विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब रिसोर्सेज का फुल यूज यहाँ पे लिया जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको थोड़ा सा एनकरेज नहीं करना चाहिए ऑन परमानेंट बेसिस। ओके, सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपन ने सब कुछ बात कर ली है। अपन ने सबसे पहले समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के पीछे के कारण क्या क्या हैं, ठीक है, कॉजेस क्या क्या हैं, उसके रिजल्ट क्या हैं, और फिर उसको इंडिया के अंदर किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके पीछे के सजेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब अगर आपको यहाँ इस पूरे टॉपिक के अंदर कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज है जो कि नहीं समझ में आती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, नो डाउट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर 1 घंटा भी बैठ के इन सब चीजों को देखते हो, समझते हो, एक चार्ट बना के उसको लर्न करते हो, तो आप क्विकली इसको ग्रैब कर सकते हो। ओके, और बाकी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हमेशा हूँ। ओके, तो बस आपको मुझे बताना है कि भाई कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि आपको नहीं समझ में आया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।